ब्लूटूथ है तो ऑन कीजिए, कनेक्ट करिए। हेलो। Yes, sir. बोलो क्या था लास्ट टॉपिक? पॉइंट चार्ज के लिए बता दिए थे। चल एक सवाल लिखना। A point charge, a point charge, a point charge, capital Q, a point charge capital Q is placed near a rod of uniform charge density, lambda and length L as shown in figure, then find force exerted by rod on the point charge. फिगर ड्रॉ करो। कर पाओगे? कूलम्ब्स लॉ पता है? तो यहाँ पे लगा पाओगे कूलम्ब्स लॉ? तो यहाँ पे Q1 Q2 कैसा चार्ज होना चाहिए? सोचो कैसे करेंगे इसको। कूलम्ब्स लॉ जब डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो कुछ तो तरीका होगा। मास नहीं है, मास क्यों लगेगा? चार्ज है ना, तो Q/L लिखो, M क्यों लिख रहा हूँ? ये R होता है, ये क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्जेस। तो इसमें एक लाइन चार्ज है और एक पॉइंट चार्ज है। चलो समझते हैं। देखो इसमें क्या करना, डायरेक्टली कूलम्ब्स लॉ लगा नहीं सकते हो, क्योंकि इस पे जो चार्ज गिवन है, ये भी चार्ज गिवन है, इसका डिस्टेंस जो है ना, वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। इस एंड का लोगे या यहाँ से लोगे या यहाँ से लोगे या मिडिल से लोगे, ठीक है। जो भी कूलम्ब्स लॉ था वो किसके लिए था? दो पॉइंट चार्ज के लिए। तो कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है?
K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। Q1 Q2 चार्ज ऑन पॉइंट चार्ज, और R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम। तो देखो यहाँ पे ये तो पॉइंट है, इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये क्या है, एक लाइन चार्ज है। और लाइन चार्ज बना किससे होगा, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट चार्ज से। तो कहीं पे एक छोटा सा पॉइंट चार्ज ले लेंगे। तो मान लो मैं इस एंड से x डिस्टेंस दूरी जा करके, इस एंड से x डिस्टेंस दूर जा करके मैंने क्या काटा, एक पॉइंट चार्ज काटा। आ रही है बात समझ में, x डिस्टेंस पे इधर जा करके dx लेंथ का एक पॉइंट चार्ज काट लिया। अब ये पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है, तो इन दोनों में फोर्स निकाल सकते हो। ये जो दोनों पॉइंट चार्ज है उसमें फोर्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हो ना यहाँ से। और अगर इस पॉइंट के चलते यहाँ पे फोर्स पता चल गया, तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट चार्जेस होंगे, तो सबके लिए फोर्स निकालने के लिए क्या करोगे, ऐड कर दोगे। और अगर कंटिन्यूअस एडिंग होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं, तो इंटीग्रेट कर देंगे। अरे बात समझ में। तो यहाँ पे पहले चार्ज निकाल लो। मान लो यहाँ पे चार्ज कितना है, डी क्यू है, इस पे जो चार्ज है वो कितना है, डी क्यू। तो इसके चलते जो फोर्स आएगा, फोर्स ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू एलिमेंट डी क्यू, इसके लिए क्या लिखोगे, डी एफ लिखेंगे, क्योंकि छोटा सा फोर्स होगा। वो होगा के इंटू कैपिटल क्यू डी क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, ए प्लस एक्स, तो ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। अब डी क्यू तुमको पता है, डी क्यू की वैल्यू तो पता ही नहीं है। हाँ, डी क्यू हम माने हैं, तो जो हम माने हैं वो नोन टर्म में आना चाहिए। आ रही बात समझ में, क्या कर रहे हैं। तो देखो डी क्यू कैसे निकालेंगे, जब लेंथ एल है तो उस पर चार्ज कितना है, जब लेंथ एल है तो चार्ज कितना है, कहाँ है, चार्ज लेमडा एल है, क्योंकि ये जो लेमडा है ना, ये क्या है, चार्ज डेंसिटी है। चार्ज डेंसिटी लीनियर भी बोल सकते हो, क्योंकि रॉड के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी देते हैं। तो अगर डेंसिटी दिया हुआ है, लीनियर डेंसिटी दिया हुआ है, तो उसमें लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, चार्ज मिलेगा। तो लीनियर डेंसिटी कहने का मतलब है ना, अगर 1 लेंथ होता तो चार्ज कितना होता, लेमडा होता। यहाँ पे लेंथ कितना काटे हो, dx का, तो चार्ज कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू dx, और यही किसके बराबर होगा, dq के बराबर। आ रही बात समझ में। 1 यूनिट अगर लेंथ का ले रहे हो तो उसके लिए चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, जिसकी वैल्यू कितना है, लेमडा के बराबर है। तुमने जो एलिमेंट काटा है उसका लेंथ कितना है, dx है, तो dx के लिए लेमडा इंटू dx हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे ये दोनों वैल्यू, तो यही dq के बराबर होता है। कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में ना चार्ज डेंसिटी नहीं देता है, टोटल चार्ज देता है। किसी किसी क्वेश्चन में क्या करेगा, टोटल चार्ज देगा। तो टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, लेंथ एल था तो टोटल चार्ज मान लो क्यू है, तो 1 होगा तो क्यू बाई एल, dx होगा तो क्यू बाई एल इंटू dx। बस, यानी ये जो टर्म है ना क्यू बाई एल, इसी को क्या बोलते हैं, लेमडा बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। क्लियर है। बस इसको पुट करो, सॉल्व कर दो। सो df कितना हो जाएगा, df हो जाएगा k q लेमडा dx डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स स्क्वायर, a प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब इसके आगे का प्रोसेस तुमको पता ही है, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, लेकिन वेक्टर का ध्यान रखें। जब भी ऐड करेंगे इसको क्या करेंगे, वेक्टर का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे वेक्टर ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि सारे एलिमेंट के चलते जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन सेम होगा। समझना, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट dq है, ये इस पे किधर फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ। तो मान लो ये df1 है, ठीक है। अगर मैं एक यहाँ पे एलिमेंट काटता तो ये एलिमेंट किधर फोर्स लगाता, इधर ही लगाता, df2। अगर तीसरा कोई एलिमेंट काटता तो वो क्या करता, इधर ही फोर्स लगाता, df3। तो सारे फोर्सेस जो है ना उसका डायरेक्शन क्या है,
सेम है, फिगर से हमें पता चल रहा है कि डायरेक्शन सेम है, तो फिर मैथमेटिक्स में डायरेक्शन नहीं घुसाएंगे, मैथमेटिक्स में जनरली ऐड कर दो df1 df2 df3, तो जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पॉइंट चार्ज। तो अब तुमको करना क्या है, ये एक एलिमेंट के चलते हैं तो लिख दोगे, सो फोर्स ड्यू टू रॉड ऑन चार्ज q is given as F is equal to integration df, तो df की वैल्यू पुट कर दो, df की वैल्यू कितनी है, k q lambda dx डिवाइडेड बाय a प्लस x होल स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन करोगे तो किसका जरूरत पड़ेगा, लिमिट का। इंटीग्रेशन जब करोगे तो किसका जरूरत पड़ेगा, लिमिट। लिमिट कहां से कहां तक पुट करेंगे, जीरो से पुट करेंगे, सोचो सोचो क्या पुट, कहां से कहां तक पुट करेंगे। देखो अगर हम यहाँ पे इसको कट करते हैं, एलिमेंट को यहाँ पे कट करते हैं तो x की वैल्यू कितनी होती है, अगर मैं एलिमेंट को यहाँ पे कट करता, यहाँ पे, तो x कितना होता, जीरो। तो सबसे लोअर लिमिट क्या है, जीरो। इससे और कहीं पुट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे कट करोगे तो x की वैल्यू जीरो। अगर यही एलिमेंट मैं इस एंड पे कट करता तो मैक्सिमम वैल्यू x की कितनी होती है, l होता, l प्लस a, सॉरी l प्लस a होता। नहीं नहीं नहीं, x यहाँ से मेजर कर रहा है ना, कंफ्यूज क्यों कर रहा है, l होगा, ठीक है। क्योंकि जो भी मेजरमेंट हम कर रहे हैं ना, कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, इधर से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जब लिमिट पुट करेंगे तो x की सबसे मिनिमम वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, जीरो, और x की सबसे मैक्सिमम वैल्यू जब यहाँ पे एलिमेंट काटेंगे तो वो l के बराबर होगा, इसलिए l यहाँ पुट करेंगे। इंटीग्रेट कर पाओगे, जो जो कांस्टेंट है वो बाहर कर लो पहले। कांस्टेंट क्या क्या, f जो होगा वो होगा k q लैम्डा, ये बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन x के टर्म में है तो x से जो भी कंपोनेंट लगा रहेगा वो इंटीग्रेशन के अंदर होगा, जीरो से l तक। अब पुट करो, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, ठीक है, 0 टू l। अब जीरो रख दो, l रख दो, वहां से वैल्यू आ जाएगा। ये तुम्हारा आंसर होगा। सिंप्लीफाई करोगे, लिमिट पुट करोगे, पहले x की जगह जीरो, सॉरी x की जगह l और x की जगह जीरो, ये आएगा। ठीक है, और अगर फोर्स की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता तो कैसे निकालते, इसी प्रॉब्लम में अगर फोर्स की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस a फ्रॉम वन एंड, ठीक है, तो क्या करते, चार्ज से डिवाइड कर देते, जो भी चार्ज था उससे डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो ऐसे नीचे लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट E is given as E equals to k lambda 1 by a minus a plus l।
और जिस प्रॉब्लम में लेमडा डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा कैलकुलेट कर लेना। हो गया? नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लिखो electric field lines are defined as electric field lines are defined as is defined as path traced by path traced by path traced by a test charge, a positive test charge, path traced by a positive test charge when it is set to move free set to move free set set free to move अच्छा set to move freely लिख दो फिर set to move freely in a given electric field set to move freely in a given electric field। अब देखो समझते हैं क्या है इसका मतलब, जो लिखे हो उसका क्या मतलब है। मान लो ये जो बोर्ड है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस बोर्ड पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर उठा कर कोई भी यहाँ चार्ज रखोगे तो क्या होगा, उस पर फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी दूसरे चार्ज के रखते हैं, मतलब किसी और चार्ज का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेट है, वो हमें नहीं पता। हमने क्या करा, एक चार्ज उठा यहाँ पे रखा, तो जैसे ही इस पे रखोगे तो उस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। उस फोर्स के चलते उसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अगर कोई ब्लॉक यहाँ पे छोड़ोगे तो क्या होता है, वो नीचे की तरफ गिरता है। क्यों? क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। सेम चीज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज छोड़ोगे तो उसका मोशन शुरू हो जाएगा। तो जब उसका मोशन होगा तो कोई ना कोई पाथ फॉलो करेगा, इस तरीके से या इस तरीके से, या कुछ भी पाथ फॉलो करेगा। जैसे अगर यहाँ से फॉल कराते हो तो क्या होता है, ब्रिक होता है, स्ट्रेट नीचे गिरता है। सेम चीज यहाँ पर भी होगा, तो कोई पाथ फॉलो करेगा और उसी पाथ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो जो भी हम चार्ज यूज कर रहे हैं ना, उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। उसका नेचर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव चार्ज नहीं लेते हैं कभी भी। टेस्ट चार्ज हम क्या करते हैं, नेगेटिव नहीं लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है? और वो जो इस पाथ को फॉलो करता है, उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हमने पाथ ड्रॉ करने का एक तरीका बना लिया कि किसी भी अगर चार्ज बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें किसी चार्ज को छोड़ रहे हैं तो क्या होगा, वो पाथ ट्रेस करेगा। तो हमने ड्रॉ करा पहले पॉजिटिव चार्ज के लिए। पॉजिटिव चार्ज एक है, अपने आसपास क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बना करके रखेगा। एक दूसरा टेस्ट चार्ज हम यहाँ पे ले गए और यहाँ पे छोड़ रहे हैं। तो देखा क्या क्या कि ये जो टेस्ट चार्ज है ये स्ट्रेट इधर की तरफ भाग रहा है। ठीक है ना? जब इसको यहाँ रखे तो इधर की तरफ भाग रहा है, इधर रखे तो मतलब रेडियली आउटवर्ड जा रहा था। तो लोगों ने क्या अनुमान लगाया कि जो भी फील्ड लाइंस बन रहा है किसके चलते, पॉइंट चार्ज के चलते, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के चलते, उसका डायरेक्शन किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड और स्ट्रेट लाइन आएगा। क्योंकि जो पाथ उसके चलते आ रहा था वो कैसा आ रहा था, स्ट्रेट लाइन आ रहा था। ऐसा नहीं कि इधर से ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा घूम के जा रहा था। क्या कर रहा था, चार्ज सीधा स्ट्रेट पाथ पे चल रहा था और इससे दूर भागने की कोशिश कर रहा था। इसलिए जब हमने पॉजिटिव चार्ज के लिए
ड्रॉ करा, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड लाइंस ड्रॉ करा, वो रेडियली आउटवर्ड आया। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से जब फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं तो कैसा आता है? ये हाइपोथेटिकल नहीं है, हमने ड्रॉ करा है। ये पॉजिटिव चार्ज के लिए। नेगेटिव चार्ज के केस में क्या होता है? अगर नेगेटिव चार्ज है और ये आइसोलेटेड, इसके नीचे लिख दोगे आइसोलेटेड, पॉजिटिव चार्ज है ये। और अगर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज के लिए प्लॉट करोगे तो जो फील्ड लाइंस है वो रेडियली इनवर्ड होता है। और जब भी फील्ड लाइंस होगा उस पर कुछ ना कुछ एरो लगा रहेगा, ठीक है ना। एरो बहुत ही जरूरी है, अगर फील्ड लाइंस कही है तो एरो जरूरी है, क्योंकि वो बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन का सेंस पता चलता है उससे। अब कुछ प्रॉपर्टीज है एक दो जो याद रखना है तुम्हें। दो प्रॉपर्टी तो यहाँ साफ साफ दिख रही है कि जो पॉजिटिव चार्ज है उससे फील्ड क्या होता है? ओरिजिनेट होता है। क्या होता है? फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज को सोर्स भी बोलते हैं। और अगर दूसरे में देखोगे तो नेगेटिव चार्ज के केस में फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो रहा है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? टर्मिनेट हो रहा है, इसलिए इसको सिंक भी बोलते हैं। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस। सबसे पहला प्रॉपर्टीज लिखना, it originates from number one है it originates from positive charge and terminate at negative charge. At negative charge. Property number 2 लिखना, point number 2. Tangent drawn at any point on a field line gives the direction of electric field at that point. Gives the direction of electric field at that point. ठीक है। अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे किसी भी फील्ड लाइंस पे, जैसे कोई फील्ड लाइन दिया हुआ है, ये फील्ड लाइंस है, इस पॉइंट पे तुम खड़े हो, इस पॉइंट पे पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। ये कर्व है, कर्व का नेचर क्या होता है? हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होगा। तो यहाँ पर तुम खड़े हो, यहाँ पे पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, तो क्या करोगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट एक ऐसा लाइन होता है जो जस्ट इसको टच करेगा, ठीक है। अब देखो जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना तो इसका दो डायरेक्शन है, इधर भी हो सकता है या फिर इधर भी हो सकता है। एक टेंजेंट है, एक लाइन है, उस पे इधर भी एरो दे सकते हो और इधर भी एरो दे सकते हो। तो कौन सा एरो वैलिड है ये बताता है, ठीक है ना। एरो कौन सा हम लगाएंगे ये बताएगा, इसलिए ये एरो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं दिया रहेगा ना तो तुम फिर क्या नहीं बता पाओगे? डायरेक्शन नहीं बताओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं बता पाओगे। इसलिए कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड खुद से ड्रॉ कर रहे हो, बुक में ड्रॉ किया हुआ है, तो जहां एरो नहीं देगा वहां खुद से ड्रॉ कर देना। और टेंजेंट क्या करेगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो,
नेक्स्ट लिखना, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस, डेंसिटी के सामने ब्रैकेट में लिख देना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, number of field lines, number of field lines passing through a unit area, number of field lines passing through, ब्रैकेट में ही लिखना है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है number of field lines passing through a given area या unit area, sorry, passing through a unit area, density of field lines represent, density of field lines represent a strength or intensity of, a strength or intensity of electric field, a strength or intensity of electric field at a given point, at a given point. ठीक है, अब देखो इसका क्या मतलब है, जैसे कहीं कहीं अगर ड्रॉ करा मैंने, तो इसको देख के बता सकते हो कि कहाँ पे इंटेंसिटी कम होगा और कहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा होगा। जैसे एक मैंने एरिया यहाँ ड्रॉ करा, कितना फील्ड लाइंस इधर से पास कर रहा है, एक भी नहीं, और यही एरिया मैं अगर इधर ड्रॉ करूं, सेम एरिया उठा करके अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूं तो कितना फील्ड लाइंस पास हो रहा है, 2। यानी जो भी स्ट्रेंथ है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो कहाँ ज्यादा होगा, इस पॉइंट पे, क्योंकि सेम एरिया, जब इस एरिया को मैं उठा करके यहाँ पे ला रहा हूँ तो इधर से 2 पास हो रहा है, 2 पास होने का मतलब है कि यहाँ डेंसिटी ज्यादा है, और डेंसिटी अगर ज्यादा है तो यहाँ पे पक्का है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। वैसे ही चार्ज के लिए ड्रॉ करोगे ना, तो चार्ज के लिए जब हमने ड्रॉ करा था तो चार्ज के पास में डेंसिटी क्या था, ज्यादा था, चार्ज के जितना पास हो उतना ज्यादा डेंसिटी है। जैसे इस पॉइंट के लिए ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे यही अगर एरिया उठा करके इधर ले जाओगे तो कितना पास करेगा, एक भी नहीं। तो जैसे जैसे दूर जा रहे हैं चार्ज से इंटेंसिटी घटता है, फॉर्मूला भी बताता है, फॉर्मूला क्या बोलता है, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये बता रहा है ना कि जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। सेम चीज लाइंस भी बतानी चाहिए क्योंकि एक ही प्रॉपर्टी है, तो वहां से दोनों वैलिड वैलिड होना चाहिए। या तो फील्ड लाइन से डिफाइन करो या तो फॉर्मूला से डिफाइन करो। मतलब डेंसिटी अगर घट रहा है किसी पॉइंट पे तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पे क्या है, कम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ electric field, in the direction of electric field potential decreases, in the direction of electric field potential decreases। ये समझेंगे जब पोटेंशियल पढ़ेंगे तब। in the direction of electric field potential decreases, जैसे जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है ना, वैसे ही हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ेंगे। तो अगर ये डायरेक्शन है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ड्रॉ करे हो, तो यहाँ का और इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, यहाँ का V1 और यहाँ का V2। तो जैसे जैसे इधर की तरफ बढ़ोगे इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल क्या होना चाहिए, डिक्रीज हो, नीचे V1 इज ग्रेटर देन V2। ये पढ़ेंगे जब आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे वहां पे अच्छे से। प्रॉपर्टी बस याद रखना। और लास्ट प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जो फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। लिखना,
ड्रॉ फील्ड लाइंस फॉर फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। दो चार्जेस है, पास पास करके रखे हुए हैं, दो प्लस चार्ज, दो माइनस, एक माइनस और एक प्लस, और दो माइनस माइनस। इसका फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है तुम्हें। अब यहाँ से पता चलेगा कि अट्रैक्शन और रिपल्सन क्यों होता है, पॉजिटिव चार्ज में नेगेटिव चार्ज में, या फिर रिपल्सन क्यों होता है पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव में। हो जाना चाहिए, 12th में पढ़ाया गया होगा। ट्राई तो करो, कुछ भी ड्रॉ करो। इंटरेक्शन हो रहा है, चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, यानी इंडिपेंडेंट वाला या आइसोलेटेड वाला फॉर्म ड्रॉ नहीं कर सकते आप। ये चार्ज इससे इंटरेक्ट कर रहा है, इंटरेक्शन का मतलब ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे फोर्स लगाएगा, इस पे। सिमिलर सिचुएशन इसके साथ भी है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अगर ये आइसोलेटेड होता, ये आइसोलेटेड फॉर्म में होता, ये अगर चार्ज यहाँ पे नहीं रखा होता, तो इसका जो फील्ड होता कुछ इस तरीके का होता। ऐसा दिखता, आइसोलेटेड रखते तो। अब इसके चार्ज, इसके पास हमने एक प्लस चार्ज लाना शुरू किया, तो प्लस चार्ज का भी जो फील्ड होगा, जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा इसका, किस तरीके का होगा, ऐसे होगा। अब जैसे जैसे इसको पास लाओगे ना, पास लाओगे तो देखो ये जो डायरेक्शन है, ये एक्चुअली में किधर से है, ये यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। इधर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये यहाँ पे टर्मिनेट नहीं कर सकता, ये जो फील्ड लाइन है यहाँ पे टर्मिनेट नहीं कर सकता है। तो जैसे जैसे पास लाओगे ना, तो ये बेंड होगा, ये इससे भागेगा, क्या करेगा, बेंड होगा। सबसे ज्यादा बेंडिंग इसका होगा, इससे कम बेंडिंग इस वाले का होगा। ये भी थोड़ा सा बेंड हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन जो दूर वाले पोर्शन है उनका जो बेंडिंग होगा क्या होगा, कम होगा। तो खाली यही चार्ज ऐसा नहीं झेलेगा, ये वाला भी झेलेगा, क्योंकि इससे भी फील्ड लाइंस इसकी तरफ आ रही थी, तो ये जो है ये क्या करेगा, बेंड हो जाएगा। फिर ये भी बेंड होगा, ये बेंड होगा, और इधर से बेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरएक्शन के चलते जो फील्ड लाइंस आएगा, दो पॉजिटिव चार्ज के चलते, वो क्या होगा, ये होगा। और इसके लिए ड्रॉ करते सिमिलर सिचुएशन होता, बस डायरेक्शन क्या हो जाता, एरो का चेंज हो जाता, क्योंकि इसके लिए टर्मिनेट करता है। नेगेटिव चार्ज अगर रखोगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, फील्ड लाइंस वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर कोई दूसरा चार्ज लाके रखते हो, ये जो पॉइंट है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, तो अगर यहाँ पे कोई चार्ज लाके रखोगे तो क्या होगा, उस पर फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा। ये एक ऐसा रीजन है ना जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है यहाँ पे, तो अगर कोई चार्ज यहाँ पे लाके रखते हो तो इन दोनों से इंटरेक्शन ही नहीं करेगा, यानी ये दोनों मिलके
इस पॉइंट पे फोर्स नहीं लगा रहे होंगे। तो जब भी दो पॉजिटिव चार्ज हम कंबाइन करते हैं ना, दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव चार्ज, तो एक ऐसा रीजन होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। और उस पे अगर कोई और चार्ज लाके रखते हो तो वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं, दो अलग अलग चार्जेस रख रहे हो तो क्या होगा। दो अलग अलग चार्ज रखोगे, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इमिट होगा और इसमें टर्मिनेट हो जाएगा। यहां से जो इमिट होके इधर जा रहा था उसको ये टर्मिनेट करवा देगा। मतलब ये जो फील्ड लाइन था यहाँ से निकल के इसमें टर्मिनेट हो सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करेगा। ये वाला कम इफेक्टेड है, ये वाला टर्मिनेट करेगा। ये भी जा करके इसमें टर्मिनेट कर सकता है। सर ये ऐसे ड्रॉ कर लो। अब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होगा। अगर ऐसा सिचुएशन दिया हुआ है तो क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है? क्या इस केस के लिए कोई ऐसा पॉइंट है जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? पॉसिबल है? पॉसिबल है बस एक केस में। कौन से केस में? when q is equal to negative q। और कहां पे? इनफाइनाइट पे। जब ये चार्ज और ये चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, डायरेक्ट ये साइंस तो नेगेटिव ही है, मैग्नीट्यूड अगर सेम हो जाए ना तो एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जो कि कहा होगा इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट को छोड़ के कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिले, जीरो मिले। आ रही बात समझ में? मैग्नीट्यूड, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। तो अलग से डाइपोल भी पढ़ना होता है क्योंकि एक अलग प्रॉपर्टी शो करता है ये। अगर इसी केस में, इस केस में अगर ये 3q होता और ये -q होता तो फिर क्या होता? ये 3q और ये -q, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे जीरो होता? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे जीरो होगा? होगा, जीरो होगा। चलो अब वही करेंगे, उसी के लिए हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। तो लिखना नेक्स्ट हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 point charges, due to 2 point charges, due to 2 point charges। पहला कंडीशन लिखेंगे, बोथ पॉजिटिव, बोथ पॉजिटिव, बोथ पॉजिटिव Q1 है, दूसरा Q2 है। Q1 Q2 लिखने का मतलब ये है कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। दो चार्ज है, दोनों पॉजिटिव, एक Q1 और एक Q2। और इस कॉम्बिनेशन के लिए एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। और हाँ, बीच में नहीं, बीच में एकदम बीच में नहीं हो सकता। बीच में तब होगा जब दोनों चार्ज की वैल्यू सेम होगी। बीच में कब होगा? जब मिडल में, मतलब मिडल में तब होगा ना, हाँ सेंटर पे, जब दोनों चार्ज की वैल्यू सेम होगी। और अगर सेम नहीं है तो डिपेंड करेगा। तो उसके लिए अगर कैलकुलेट करना है तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और वहां से डी के टर्म में रिलेशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो तुम्हें पता क्या करना है, लिखना ड्यू टू दिस कॉम्बिनेशन, ड्यू टू दिस कॉम्बिनेशन, ड्यू टू दिस कॉम्बिनेशन electric field, electric field is zero, is zero, is zero at a point,
at a point in between the charge, at a point in between the charges, at a point in between the charges, at a point in between the charges. ठीक है, देखो यहां से क्या करोगे ना, अगर ऐसा सिचुएशन दिया हुआ है तो बच्चे कभी कभी इधर वैल्यू ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे एक जीरो है, फिर कैलकुलेट करते हैं। वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी जो भी पॉइंट होगा ना वो इधर का ही होगा, दोनों चार्जेस के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। तो फिर कैसे कैलकुलेट करोगे, मान लो ये वैल्यू एक्स है, इधर मानने का जरूरत नहीं है, इधर दिमाग लगाना ही नहीं है, तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो इधर का एक्स मान लो कि पॉइंट एक्स पे जीरो है, ठीक है। अगर एक्स पे जीरो है तो इधर से कैलकुलेट कर लेंगे, इधर से कैलकुलेट करेंगे, उस दोनों पॉइंट, उस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होना चाहिए। इक्वेट करोगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट करो एक्स की वैल्यू कितनी है इन टर्म्स ऑफ Q1 Q2 एंड D। ऐसा एक सवाल भी करे थे सर, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तुमको, in terms of Q1, Q2 and D। बस हो गया, होता ही बराबर है, अलग से फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, एक्स ही निकालना है ना। इसको उल्टा करके रखते ना तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, बहुत ही मस्त फॉर्मूला आता है। देखो करना क्या, इस पॉइंट पे मान लो जीरो है, इस पॉइंट पे ई की वैल्यू कितनी है, जीरो, मतलब इसका कंट्रीब्यूशन और इसका कंट्रीब्यूशन मिलके क्या कर रहा है, जीरो कर रहा है। तो E1 निकालोगे, E1 का वैल्यू कितना होगा, के Q1 बाई एक्स स्क्वायर, और अगर E2 निकालोगे कितना होगा, के Q2 डिवाइडेड बाई D माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा। दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, दोनों की वैल्यू बराबर होगी तभी कैंसिल आउट होगा, क्योंकि इसके चलते अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर की तरफ। अगर इस पॉजिटिव चार्ज के चलते देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, राइट वर्ड। अगर इसके चलते देखोगे तो लेफ्ट डायरेक्शन में। तो अगर एक राइट है और एक लेफ्ट है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कब करेंगे, जब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। तो यहां से सॉल्व करोगे एंड E1 इज इक्वल टू E2, सो Q1 बाई एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू Q2 बाई D माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो D माइनस एक्स बाई एक्स होगा रूट ओवर Q2 बाई Q1। इसको इधर लेगा फिर सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करोगे एक्स की जो वैल्यू आएगी और रूट ओवर Q1 बाई रूट Q2 प्लस, सॉरी यहाँ रूट छूट गया, रूट Q1। और एग्जैक्ट सेम रिलेशन होगा अगर दोनों चार्ज नेगेटिव हो तो। नेगेटिव होगा तो भी कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूला से निकालेंगे, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूला को नेगेटिव चार्ज से जब यूज करते हैं ना तो थोड़ा सा सावधानी रखेंगे। सावधानी क्या है, बच्चे ये फॉर्मूला रट लेते हैं, ये रट लेंगे
और जब सवाल में नेगेटिव चार्ज देगा ना तो यहाँ पे -10 रख देंगे। जैसे चार्ज Q1 की वैल्यू कितना दे दिया, -10, इधर कितना दे दिया, नेगेटिव। फिर रूट नेगेटिव का आंसर कितना होता है, 0। नेगेटिव डिफाइन ही नहीं है, रूट के अंदर नेगेटिव क्या है, डिफाइन नहीं है, तो उससे परेशान नहीं होना है, हम यहीं पे नेगेटिव रख चुके हैं। इसको नेगेटिव रखेंगे, इसको नेगेटिव रखेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल आउट होगा। वैसे कैंसिल आउट यहाँ भी हो रहा है, यहाँ से √1 बाहर आया, यहाँ से √1, यहाँ से √1, ऊपर नीचे √1, क्या हो गया, कैंसिल आउट हो। इधर भी कैंसिल आउट हो रहा है, लेकिन परेशान नहीं, जब एग्जाम होता है ना बच्चे पागल रहते हैं, समझ में नहीं आता कि कैंसिल आउट हो रहा है। तो नेगेटिव का इधर हमने कैंसिल आउट कर दिया। तो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, और इससे पता चल जाएगा कि किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। आ रही बात समझ में। अब यहां से एक और कंक्लूजन आता है, अगर Q1 ज्यादा और Q2 ज्यादा है तो E किधर शिफ्ट होगा, मतलब 0 जो पॉइंट है वो किधर शिफ्ट होगा। अगर Q1 बड़ा है Q2 से तो जो पॉइंट है वो किधर होगा, समझो। यहां से कंक्लूजन जो आते हैं सबसे पहले देखेंगे। x का जो फॉर्मूला है वो क्या है, √Q1 डिवाइडेड बाई Q2 प्लस Q1 इंटू D। अब यहां से थोड़ा सा कंक्लूजन निकालेंगे। क्या क्या, पहला कंक्लूजन ये है कि ये जो डिस्टेंस हमने निकाला ये कहां से है, चार्ज Q1 से। जो भी डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करा ये कहां से कैलकुलेट करा है, Q1 से। अगर Q2 से पूछता तो क्या होता, अगर यही रिलेशन Q2 से पूछता तो छोटा सा चेंज हो जाता, यहाँ पे क्या आता, Q2 आ जाता। जब इसी रिलेशन को पूछ देता ना कि Q2 से निकालो तो हम चुपके से Q1 की जगह क्या कर देते, Q2 कर देते। बस इतना ही चेंज करना और कुछ नहीं करना। आ रही बात समझ में। बस ये एक हुआ। दूसरा क्या, दूसरा अगर Q1 Q2 के बराबर हो जाए, Q1 क्या हो जाए, Q2 के बराबर हो जाए तो क्या होगा, Q1 की वैल्यू Q2 से बराबर हो जाए तो D की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी X की वैल्यू कितनी होगी, D/2। एकदम नॉर्मल चीज है कि अगर दोनों की वैल्यू बराबर है तो जो D होगा, सॉरी X जो होगा वो कितना होगा, D/2, यानी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। अब तीसरा कंडीशन क्या है कि Q1 ग्रेटर हो जाए किससे, Q2 से। तो तुम्हें बताना है कि x जो होगा वो ग्रेटर देन D/2 होगा या फिर लेस देन D/2 होगा। ये तुम्हें सोचो, ग्रेटर देन होगा। अगर ये सिचुएशन है तो x जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन D/2, यानी 0 पॉइंट उधर शिफ्ट करता है जिसका वैल्यू कम है। आ रही बात समझ में। x1 से दूर भाग रहा है, जो सॉरी Q1 से क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे 0 हो रहा है ना वो किससे दूर भाग रहा है, जो चार्ज बड़ा है। यानी अगर Q1 बड़ा है तो Q2 के पास होगा, और अगर Q2 बड़ा है तो Q1 के पास होगा। तो यहां से ये सब याद रखने का फायदा ये है ना कि कभी कभी सवाल में पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, कभी कभी क्या देगा कि जैसे दो चार्ज रखे हुए हैं Q1 Q2 और उनके बीच का डिस्टेंस कितना, 1 मीटर है। ठीक है, और अगर तुम्हारे सवाल में दिया हो कि एक 10 कूलम्ब है और एक 5 कूलम्ब है, ऐसे अरेंज करके दिया हुआ है, ऑप्शन देखोगे तो जो भी ऑप्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो टिक कर दोगे। तो फायदा ये होता है कंक्लूजन याद रखने से, कभी कभी 30 सेकंड में सवाल सॉल्व करके निकल सकते हो। और अगर कंक्लूजन याद नहीं रहेगा तो फिर ये फॉर्मूला याद रखोगे, फिर इसमें पुट करोगे, वही चीज मिलेगा। तो तुम्हारे हाथ में, तुम 30 सेकंड में करना चाहते हो या 1.5 मिनट में करना चाहते हो, 1.5 मिनट में करोगे। फिर मिलोगे फकीर एंड लकीनचंद यूनिवर्सिटी में। नाम सुनो, फकीर एंड लकीनचंद, नहीं सुना? फालतू मूवी देखे हो, मूवी देखते हो तो नहीं, कोई। अरे फालतू बहुत पुरानी मूवी है, जब हम तैयारी कर रहे थे तब की है। फालतू, हाँ हाँ, देख लेना, काम तो है नहीं कुछ, देख लेना। हाँ, और लिस्ट ले लो, बाकी सारे भी देख। हाँ, नेक्स्ट दूसरा के लिए कैलकुलेट करो। ये किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए भी हो गया और
नेगेटिव चार्ज के लिए मतलब लाइक चार्जेस होंगे तो ये यूज करेंगे। लाइक चार्जेस में ही दूसरा कंडीशन आता है, ना लाइक में अब खत्म हो गया, अब पढ़ते हैं लाइक का। अलाइक में यानी केस बी पढ़ेंगे। बी का दो सिचुएशन होता है। बी मतलब one charge is positive and one is negative। अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, अगेन मैग्नीट्यूड की अभी बात नहीं कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, Q1 भी बड़ा हो सकता है, Q2 भी बड़ा हो सकता है। अब देखो ऐसे केस में क्या होता है ना कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, मान लो इधर है Q1 और इधर है नेगेटिव Q2, तो बिटवीन में मतलब बीच में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, क्योंकि जो हमने डायग्राम ड्रॉ करा था उसके अनुसार क्या था, इधर से जो ओरिजिनेट हो रहा था इस पे टर्मिनेट हो जा रहा था, मतलब फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस थे, कहीं ब्रेक नहीं कर रहे थे। तो बिटवीन इस चार्ज के बीच में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, होगा तो किस साइड हो सकता है, या तो इस साइड होगा या फिर इस साइड होगा, जो कि डिपेंड करेगा Q1 और Q2 के वैल्यू पे। आ रही बात समझ में? तो मान लो इस बार क्या मानोगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, जिसका डिस्टेंस x है। अब समझो यहाँ पे क्यों जीरो होगा, क्योंकि इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन इधर खींचेगा ना, तो इधर की तरफ। इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा क्या होगा, तब तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं ना। यहाँ पे रखोगे तो क्या हो रहा है, इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर, इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर, ठीक है। तो ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो बीच में कहीं जीरो होगा ही नहीं, जीरो या तो इस साइड हो सकता है या फिर इस साइड हो सकता है। तो इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, एक दूसरे को जहां नलीफाई कर देंगे वहां पे जीरो होगा। तो कैलकुलेट करो Q1 Q2 की वैल्यू। Q1 Q2 के लिए E1 E2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, फिर पुट करो, सिंप्लीफाई कर लो। कैलकुलेशन खुद से करो, हम करते हैं फिर छाप लेते हैं, है क्या? खुद से करे थे, ये भी कर दोनों। नहीं, पढ़ो पढ़ो जल्दी पढ़ो, अब ज्यादा टाइम, एक साल और रिपीट करना चाहते हो क्या? नहीं करना चाहते हैं? कॉलेज जाओगे और मजा आएगा, क्यों यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो? यहाँ पे कितना टाइम मिलता होगा मजे करने के लिए? मुश्किल से 6 घंटा 7 घंटा, कॉलेज में 24 घंटा मिलता है, 24 के 24 घंटे मजे कर सकते हो। ठीक है, अगर सोने की कैपेसिटी तुम्हारी कम है तो। कितने लोग तो 3 3 दिन बिना सोए रह जाते हैं, और कुछ लोग तीनों दिन सोते हैं। अलग अलग प्राणी मिलेंगे कॉलेज में, पहुंचो तो। हाँ, कुछ सोशल वाले मिलेंगे, कुछ असामाजिक तत्व मिलेंगे, कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनके घर वाले जान जाए कि ये कॉलेज में इस तरीके से रहता है, तो उसको डिसोन कर दे, उसके जगह पे दूसरा बच्चा लाके रख ले। हमारे घर वाले आधा हम खुद डिसोन कर देंगे, मतलब उस लेवल तक का नहीं किया, लेकिन कुछ जितना भी करें हैं उतना पता चले तो आधा डिसोन कर सकते हैं कि जायदाद से तुम्हारा नाम हम हटा रहे हैं, तुम इसके काबिल नहीं हो ना। पहले नहीं लिख सकते हैं ना, कैलकुलेट करो देख। हो पाएगा? करो करो, चलाओ, देखो कब तक चलता है।
और देखो चार्ज कोई भी हो ना, साइन नहीं पुट करेंगे। जो भी रिलेशन आ रहा है ना, साइन का यूज क्यों होता है? डायरेक्शन दिखाने के लिए। जो फॉर्मूला निकालते हो ना, ऐसे ई अगर निकाल रहे हो तो ई लिखने का अगर ऐसे लिख रहे हो के माइनस क्यू टू डिवाइडेड बाई समथिंग, कोई भी वैल्यू अगर आर एस लिख रहे हैं, तो ये जो साइन है ना, ये बस दिखाता है डायरेक्शन किधर होगा। जैसे अगर मैं इधर आई लिख दूं, तो ये आई के साथ माइनस लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस है, यानी डायरेक्शन अगर इधर देख रहे हो तो माइनस लगाने के चलते क्या होगा? इधर देखने लगेगा। तो इसलिए जब भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड के लिए हम बस वैल्यू पुट करेंगे, नेगेटिव नहीं रखोगे। जब भी मैग्नीट्यूड निकालना हो क्या करोगे? सीधे वैल्यू रख दो। जब डायरेक्शन पूछेगा तब विथ साइन रखेंगे। बस काम खत्म, सिंप्लीफाई कर दो। एक्स निकालना है ना, तो डिवाइड कर दो, डी बाई एक्स प्लस वन, हाँ, रूट ओवर क्यू वन क्यू टू। अब वन को इधर ले जाओ। वही सेम चीज करना था जो पहले करे थे। ठीक कर दो, करो आगे करो। कितना आया कैलकुलेट करा तो एक्स की वैल्यू? Q1 माइनस Q2 है, Q2 माइनस Q1 इंटू बी। क्योंकि इस बार डिस्टेंस जो हम मेजर कर रहे थे ना, कहां से मेजर कर रहे थे? Q1 से कर रहे थे, Q2 से मेजर कर रहे थे। Q2 से, इसलिए ऊपर क्या आया है? Q2 आया है। जो ऊपर आ रहा है ना, वही से डिस्टेंस मेजर करते हैं। क्या हो गया? कहा उल्टा आ गया? तो उलट दो। अरे देखो इधर क्या कर रहे हो ना, ये इसको कैसे, ऐसे नहीं हो सकता ना, ये ऊपर होगा ये नीचे होगा, तब इसको लिख सकते हो इस टर्म में। ये पूरा टर्म यही से तुम्हारा, देखो ये वो जो टर्म है ना, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर लाओ। अब इसमें इस टाइप का जो भी सवाल होगा ना, वो भूल के भी अब क्या करोगे, यहाँ पे चार्ज निगेटिव नहीं रख दोगे। निगेटिव रख दोगे फिर गलत हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगेन सिचुएशन, वो पहला जो कंक्लूजन है वो सेम का सेम रहेगा कि डिस्टेंस हम कहां से मेजर कर रहे हैं? Q2 से मेजर कर रहे हैं। Q1 से मेजर करते तो ऊपर Q1 आता। इसमें सबसे बेस्ट रिलेशन क्या है? नंबर 2 वाला। नंबर 2, अगर Q1 की वैल्यू क्या हो जाए? Q2 के बराबर हो जाए। Q1 की वैल्यू क्या हो जाए? Q2 के बराबर हो जाए, इसी को डाइपोल बोलते हैं। तो जो तुम्हारा E होगा वो कब जीरो होगा? एट इंफिनिटी, क्योंकि ये अनडिफाइंड हो जाएगा। जैसे ये और ये वैल्यू बराबर 1 माइनस 1 कितना? 0। ये 0 मतलब एक समथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है? अनडिफाइंड। ठीक है ना? मतलब अगर ऐसा सिचुएशन है तो कोई ऐसा तुमको पॉइंट नहीं मिलेगा जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? 0 हो। कहीं भी 0 नहीं मिलेगा। और इसलिए डाइपोल इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब कहने का है कि दो चार्ज हमने रखा है, दोनों की वैल्यू बराबर है, कहीं भी इस पूरे स्पेस में जब तक इंटरेक्शन होगा कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। और इस सिचुएशन में अगर Q1 की वैल्यू Q2 से ज्यादा हो, Q1 की वैल्यू Q2 से ज्यादा हो तो X पॉजिटिव आएगा। Q1 की वैल्यू Q2 से ज्यादा होगा तो X क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। मतलब जिधर तुम रखे हो वो सही है, जिधर X हम रखे हैं वो क्या है? सही है। अगर उल्टा रहता, Q2 Q1 से ज्यादा रहता, Q2 Q1 से ज्यादा होता तो ये आंसर यहाँ से क्या आता? नेगेटिव आता। नेगेटिव आने का मतलब है Q2 इधर है तो X किधर होगा? इधर की तरफ होगा। अब बीच में तो हो नहीं सकता है, यानी इधर कहीं Q1 होना चाहिए। आ रही बात समझ में? तो जो चार्ज ज्यादा है, जिसकी वैल्यू ज्यादा है, जिसकी वैल्यू क्या है? ज्यादा है, उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। जिसकी वैल्यू क्या है? ज्यादा है। अगर Q1 ज्यादा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर 0 हो रहा है? Q1 की तरफ। अगर Q2 ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर 0 होगा? Q2 की तरफ। तो ये थर्ड कंक्लूजन में लिख लो।
electric field is zero towards, electric field is zero towards, electric field is zero towards, is zero towards charge having large magnitude, charge having large magnitude, zero towards charge having large magnitude, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसके चलते क्या होगा, जीरो हो जाएगा। बस काम खत्म। ये सब याद रखेंगे, देखते हैं अगर कोई फॉर्मूला सवाल हो तो। लिखना, a bob of a pendulum, a bob of a pendulum, a bob of a pendulum, pendulum carries an electric charge, carries an electric charge, carries an electric charge of, electric charge of 40 into 10 raised to power minus 10, 10, 40 into 10 raised to power minus 10 coulomb, coulomb, which is kept in a, which is kept in a, which is kept in a, kept in an लिख दो, which is kept in an electric field, kept in an electric field, kept in an electric field, E is equal to, E is equal to, E is equal to 20 into 10 raised to power 3, यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, if mass of pendulum is, if mass of pendulum is, if mass of pendulum is, if mass of pendulum is 8 into 10 raised to power minus 6 kg, 8 into 10 raised to power minus 6 kg, minus 6 kg, then find angle theta, then find angle theta। डायग्राम ड्रॉ कर लो। एसी बंद कर दिए हो, चालू कर दो। जी की वैल्यू 10 ले सकते हो।
पॉजिटिव कितना, हाँ G10 लेना, वो -6 है, यहाँ -6 है। डिस्टेंस कैसे निकालोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे रीजन में है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो रिप्रेजेंटेशन का मतलब है ना, ये यहाँ पे ई रिप्रेजेंट करने का मतलब है, ऐसा नहीं कि यही पे है, ये इस पूरे रीजन में किधर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। जी यहाँ रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब है, जी यही पे लगेगा, इस पूरे रीजन में कहीं भी बॉडी रखोगे जी किधर लगेगा, नीचे की तरफ। ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है जो जस्ट बता रहा है कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। ये ग्रेविटेशनल फील्ड किधर लगेगा, नीचे की तरफ। अब यहाँ पे दो तरीके के फील्ड है, तो दो तरीके का फोर्स भी आएगा। कौन कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा था, और यहाँ पे एक नया फोर्स और इंट्रोड्यूस करा, कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसके चलते क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हो तो फोर्स लगना चाहिए। ये किस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे मतलब हमें नहीं है, अगर ये दिया हुआ है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज को हमने रखा है तो पक्का इस पे फोर्स लग रहा होगा। कैसे? अगर फोर्स निकालोगे तो फोर्स कितना होगा, Q इंटू E, क्योंकि बाय डेफिनेशन हमने देखा था कि E कितना था, F बाई Q। तो अगर E दिया है, Q दिया है तो F आ जाएगा, क्योंकि अगर F Q देता था तो हम E निकालते थे, रिवर्स भी तो कर सकते हैं। तो जो फोर्स होगा वो कितना होगा, फोर्स जो होगा उसको लिख सकते हो Q इंटू E वेक्टर, 45 होगा। ठीक है, और दूसरा जो फोर्स है इसको Fe लिख सकते हो, Fg कितना होगा, थीटा 45। हाँ M इंटू जी। आ रही बात समझ में? जो पहला फोर्स इस पे लगेगा, इस बॉब पे पहला फोर्स जो लगेगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में Fe होगा, और जो दूसरा फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ Fg होगा। E मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और G मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसी दो फोर्स के चलते ये जो बॉब है ना ये टिल्ट करेगा, क्योंकि इन दोनों का कुछ रिजल्टेंट आएगा इधर की तरफ, उसको ये टेंशन बैलेंस कर रहा होगा। और इन दोनों फोर्स के बीच में तुमको एंगल कैलकुलेट करना है। हो जाएगा अब सिंप्लीफाई। थीटा कितना आ रहा है, 90, जीरो हो जाएगा। कैसे डिवाइड करके जीरो ला दिए? डिवीजन में आता है नीचे जब इनफाइनाइट होता है। डिवीजन में जीरो तभी आएगा जब नीचे क्या हो, 1 होगा। तो cos 1 कितना होता है, जीरो। तो इसका मतलब ये जीरो हो गया, ये ऐसा कैसा ही है। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो देखो इसको कैसे निकालोगे, सुनो। अरे देखो देखो इधर क्या करो ना, इधर मान लो टेंशन T लग रहा होगा इस पे, ये जो रस्सी है ये टेंशन लगाएगा ना, इस पे कितने फोर्स लग रहा है, एक्चुअली में 3 फोर्स लग रहा है। तीनों को लेमीज थ्योरम से सॉल्व कर लो, या फिर इस टेंशन का कंपोनेंट ले लो। टेंशन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको कौन बैलेंस करेगा, ये थीटा है तो इधर साइन थीटा, और इधर T cos थीटा। तो T cos थीटा जो है उसको कौन कौन बैलेंस करेगा, mg। तो इधर mg लिख दो। T sin थीटा किसको बैलेंस करेगा, ये Fe, जिसकी वैल्यू कितनी है, Q इंटू E है। तो इसको सब डिवाइड करोगे तो tan थीटा कितना हो जाएगा, Q इंटू E डिवाइडेड बाई M इंटू G। अब तुमको वैल्यू ऐसा दिया होगा ना, ताकि सिंप्लीफाई करके कितना आ जाए, इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना आ जाएगा, 1। और जैसे ही ये 1 आएगा इसका मतलब थीटा कितना है, 45। tan 45 कितना होता है, 1 होता है। तो वैल्यू जो भी सवाल है उसमें ऐसे अरेंज करके दिया हुआ है, ताकि पुट करो तो ये 1 आ जाए, और 1 आएगा फिर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो इजीली। रख लो वैल्यू, रख लो tan थीटा। Q का वैल्यू कितना दिया हो बताना एक बार, 40 into 10⁻⁻10। E कितना दिया हुआ, कितना, 3 डिवाइडेड बाई मास है 8 into 10⁻⁻6। और G कितना बोले, हाँ तो ये साफ साफ दिख रहा है
8 8 जाएगा ही, और नीचे 6 है, ऊपर जाएगा तो नीचे नीचे कितना है, 5 है, 5 है ना, 5 ऊपर जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8 होगा तो इसमें से 10⁻⁻2 बचेगा, 10⁻⁻2, ये गया ये गया ये गया, -2 है, ये 0 गया, ये खत्म, 1 आएगा। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे अगले क्लास में। हाँ, थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। Thank you, sir.